नेपाल जल रहा है। सोशल मीडिया बैन और सालों से रहा भ्रष्टाचार का ये मामला। प्रेसिडेंट पीएम ने छोड़ी अपनी कुर्सी, सेना ने संभाला कमान। प्रदर्शनकारियों की आज होगी बैठक, आगे की बनेगी रणनीति। आखिर गोरखा और मधेशियों में क्या है विवाद? 4 साल में 4 देशों में हुआ तख्ता पलट। 4 देशों में चीन और अमेरिका का रहा दखल। चीन जिस पर दिखाता कृपा दृष्टि, वहां की सरकार जाती है गिर। नेपाल की तरह जन आक्रोश लीबिया में भी देखने को मिला था। छोटे देशों में राजनेताओं की जनता पर पकड़ नहीं होती, वहां पर सत्ता पर बने रहना आसान नहीं होता। पीएम मोदी ने नेपाल पर जताई है चिंता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इन सारे विषयों पर आज इसी वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल नेपाल में ओली सरकार जन आक्रोश पर काबू नहीं कर पाई, या यूं कहें कि वहां जनता के मिजाज को समझ नहीं पाई। जनता के अंदर यह असंतोष कोई एक दिन का नहीं बल्कि वर्षों से खदबदा रहा था। बस चिंगारी फूटने की देरी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 8 सितंबर को जनता ने हिंसक प्रदर्शन किया। पुलिस घेरा तोड़कर लोग संसद परिसर में घुस गए। पुलिस की गोलीबारी और हिंसा से बहुत लोग मारे गए। गुस्साए लोगों ने संसद भवन को फूंक डाला और एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भी मार दिया गया। मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जान बचाकर किसी तरह भाग निकले। साथ में अपने कुछ मंत्रियों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर काठमांडू से चले गए। वे कहाँ गए किसी को पता नहीं। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा था। ऐसे समय में आग में घी उस समय पड़ गया जब सरकार ने सोशल मीडिया पर रोक लगा दी। लोगों में गुस्सा इतना अधिक था कि सरकार के कई मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी गई। इसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार बुरी तरह जल गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। एक और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को पब्लिक ने घर में घुसकर पीटा। उनकी पत्नी भी मारपीट से घायल हो गई। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को तो घर से बाहर निकालकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। केपी शर्मा ओली के घर को आग के हवाले कर दिया गया और राष्ट्रपति के आवास को भी आग लगा दी गई। संसद भवन में आग पर काबू नहीं पाया जा सका और वहां लूटपाट भी खूब हुई। सिंह दरबार में भी आग लगाई गई। नेपाल पूरी तरह विद्रोहियों के कब्जे में है। सेना और पुलिस लाचार है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और नेपाल को केपी शर्मा ओली संभाल नहीं पा रहे थे। प्रदर्शन की कई वजह थी, जिसमें प्रमुख वजह है नेपाल में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है। बार बार सरकारें बदली और 5 साल के भीतर 3 प्रधानमंत्री आए। शेर बहादुर देउबा, पुष्पकमल दहल प्रचंड और केपी शर्मा ओली। देउबा को छोड़कर बाकी दोनों कम्युनिस्ट हैं। चीन से ये लोग नज़दीकी बढ़ा रहे थे, इसलिए भारत से दूरी स्वाभाविक हो गई। लिपुलेख विवाद पर ओली बहुत भड़क गए और भारत को नाराज कर दिया, जबकि नेपालियों को सबसे अधिक भारत में ही शरण मिलती है। यहाँ वे हर तरह की नौकरियों में हैं। भारत से विवाद बढ़ाने का अर्थ था रोटी बेटी के संबंधों को खत्म करना। इसके अलावा तराई के इलाके में रह रहे मधेशी लोगों के लिए नेपाल की सरकारें सौतेला व्यवहार करती रहीं, जबकि इनकी आबादी भी ज़्यादा है और यह कृषि प्रधान समुदाय है। इस आंदोलन का नेतृत्व जिन बालेंद्र शाह उर्फ बालन के पास है, वे काठमांडू के मेयर हैं और युवा हैं। मूल रूप से वे भी मधेशी समुदाय से हैं। माना जा रहा है कि फिलहाल नेपाल की कमान अंतरिम से शायद वही संभालेंगे। भारत और चीन के बीच बफर स्टेट के रूप में उपस्थित नेपाल अमेरिका के लिए भी लाभकारी है, जिसका हम नाम ले रहे हैं मेयर का। उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी भी दी थी और ये कहा था क्योंकि इस प्रोटेस्ट में 28 साल की उम्र तक ही लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए मैं मदद ज़रूर करूंगा। अब आपको बता रहे हैं कि यह स्थिति अब भारत और चीन दोनों को परेशान करने वाली है। ओली सरकार का झुकाव चीन की तरफ बहुत अधिक हो चला था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के बलबूते भारत और अमेरिका दोनों को आंख दिखाने लगे थे। ऊपर से नेपाल सरकार का हर मंत्री खूब धन उपार्जन कर रहा था। भाई भतीजावाद इतना अधिक था कि हर क्रीमी पद पर इन मंत्रियों के बेटा बेटी ही
काबिज थे, परियोजनाओं के ठेके भी उन्हीं को मिलते थे। सत्तासीन लोगों के भ्रष्टाचार के चलते पिछले 4 वर्षों में भारत के करीबी 4 देशों को जनता ने सरकारों का तख्ता पलट दिया। 2021 में अफगानिस्तान, 2022 में श्रीलंका, 2024 अगस्त में बांग्लादेश और अब नेपाल में भी यही हो गया। ये चारों देश छोटे हैं और यहाँ बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। जनता सरकारों से आजिज आ चुकी है। इन चारों देशों में चीन और अमेरिका दोनों दखल दे रहे थे। चीन के बारे में कहा भी जाता है कि वह जिस देश पर कृपा दृष्टि दिखाता है वहाँ की सरकार अस्थिर होने लगती है। यह अलग बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले चीन की शी जिनपिंग की सरकार फिलहाल तो स्थिर है। अभी 3 सितंबर को अपनी सैन्य परेड कई राष्ट्राध्यक्षों को उसने दिखा दिया कि शी जिनपिंग ने यह जाहिर किया है कि उसके हथियार और उसकी सेना बहुत प्रबल है। वहीं नेपाल की तरह जन आक्रोश 2011 में लीबिया में देखने को मिला था। वहां 1969 से सत्ता पर काबिज कर्नल कद्दाफी की सरकार का युवाओं ने तख्ता पलट कर दिया था। 21वीं सदी का वह पहला हिंसक आंदोलन था जिसमें फेसबुक का सहारा लिया गया था। उत्तरी अफ्रीका के इस रेगिस्तानी देश में कर्नल कद्दाफी ने 42 वर्ष तक शासन किया था। उनकी दमनकारी नीतियों, भ्रष्ट आचरण और भाई भतीजावाद से देशवासी परेशान थे। इसलिए फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से युवाओं का आह्वान किया गया। वहाँ के शहर बेनगाजी में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की गिरफ्तारी से जनता में रोष फैल गया और लोग कर्नल कद्दाफी के विरोध में सड़कों पर उतर आए। जल्द ही यह आंदोलन राजधानी त्रिपोली तक फैल गया। सरकारी दमन के बावजूद कद्दाफी को गद्दी छोड़नी पड़ी। वहीं 20 अक्टूबर 2011 को सिरते की एक लड़ाई में कर्नल कद्दाफी की मौत हो गई और उसके बाद मौत के घाट उनको उतार दिया गया। लीबिया की आबादी 8 करोड़ के आसपास थी। छोटे देशों में जहां राजनेताओं की जनता पर पकड़ नहीं होती, वहां सत्ता पर बने रहना आसान भी नहीं होता। वहीं भ्रष्टाचार के घेरे में हर नेता घिर जाता है और एक समय के बाद बेरोजगारी भी बढ़ने लगती है। ताज़ा उदाहरण बांग्लादेश का ही देखिए आप, जहाँ प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद ने अपने देश के पलायन को रोका। बांग्लादेश में बने कपड़ों की मांग अमेरिका, कनाडा समेत सभी पश्चिमी देशों में बढ़ी, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि ठेके हसीना के पारिवारिक जनों को ही मिले। इसका लाभ हसीना विरोधी राजनीतिक दलों ने उठाया और वहां तख्ता पलट करवा दिया। पिछले साल 5 अगस्त को हसीना भागकर दिल्ली आ गई थी। ऐसा नहीं कि तख्ता पलट के बाद आई नई सरकारें कोई क्रांतिकारी कदम उठाती हैं। हसीना के बाद बांग्लादेश में बनी अंतिम सरकार ने तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा नहीं पाई और ना ही जन आक्रोश को रोकने में सक्षम हो सकी। नया सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस वहां अल्पसंख्यकों और सेकुलर लोगों की रक्षा करने में सक्षम है। अभी 2 दिन पहले वहीं सूफी संत नूरा पगला की कब्र खोदकर शव को निकाला गया और उग्रवादियों ने उसे फूंक दिया। तो अभी भी स्थिति बांग्लादेश में शांत नहीं हुई है। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन उसमें आग में घी डाला, लेकिन भ्रष्टाचार और बढ़ती जो बेरोजगारी थी, जो वहां पर नेपाल में इस तरह से जन आक्रोश देखने को मिला। और ये कहावत यहाँ पर चरितार्थ करती है कि युवा इतना दम रखते हैं कि वो सरकार की सत्ता को हिला सकते हैं, सरकार को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। इस तरह का उदाहरण ना सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका बल्कि नेपाल में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की स्थिति पर गंभीर संकट जो पैदा हुआ है उस पर चिंता जताई है और आज इसको लेकर वित्त मंत्रालय में फिर से बैठक होगी और इस पे चर्चा भी होने वाली है। फिलहाल आपका क्या सोचना है इस वीडियो में, हमें ज़रूर बताएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।